आपका क्या दिमाग आया कि मैं एट द एज ऑफ 50 आई विल टेक अ रिस्क एंड आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच? पिताजी का कहना था कि जो 50 साल हो गया है, 10 साल और रह जाओ तो 60 साल हो जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद करना। रुपया पूरे मिस बैंक का 500 से भी कम था। तो मेरे पास में सैंपल नहीं आते थे और मैं कंपनी टू कंपनी जाता था जो मेरे पास सैंपल भेजे। यदि कोई डांस करता है तो दोनों पांव उठा के डांस नहीं करता है, एक पांव उसका धरती पे होना जरूरी है। का हमेशा से ये रहा है कि समाज में कैसे प्रोग्रेस हो। आप प्रोफेशन और समाज सेवा या फिर सोशल वर्क को आप कैसे साथ लेके चले? Welcome to the first ever episode of What Podcast. And in this episode, the guest is none other than my father, Dr. B.K. Karna. On a serious note, I was on a quest to find people with great life stories. Then all of a sudden I realized I don't have friends, I got family. Dr. B.K. Karna is one of the first packaging professionals in the world. He has an experience of more than 35 years. He has also been the founder advisor of IIT Roorkee MTech Packaging. And after resigning as a deputy director from IIP, Indian Institute of Packaging, decided to start his own venture at the age of 50. Yes. So what made him take this decision when he only had 10 years left to his retirement? Let's find out in this episode of What Podcast. Enjoy. So welcome everyone to the first ever episode of What Podcast. इस पॉडकास्ट में माय नंबर 1 गेस्ट जो मैं सोचा कि आफ्टर बहुत सोचने के बाद कि कौन सा गेस्ट पहले आएगा, कौन सा गेस्ट बाद में आएगा, सीरीज ऑफ गेस्ट क्या होंगे, कैसा होगा, फिर मैं सोचा कि अरे मेरे तो डैडी साइड में बैठे हुए हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ क्योंकि ही हैज अमेजिंग स्टोरीज टू टेल। उनमें से कुछ स्टोरीज के बारे में हम आज बात करेंगे। एंड सो आई एम वेरी हैप्पी दैट फर्स्ट एपिसोड में डैड मेरे पॉडकास्ट में आए। तो आई एम रियली थैंक यू डैड फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस थिंग्स। एंड फर्स्ट एपिसोड में अगर मैं थोड़ा नर्वस लगूं तो आई एम रियली सॉरी बट दिस इज द फर्स्ट एवर एपिसोड। सो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड विथ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर यू डैड? I'm very fine. Indeed, it's a historical moment for me. Memorable moment. आपका फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है। आप भी नर्वस हो तो मैं भी नर्वस हूँ। एक रियलिटी के साथ, जो रियलिटी को हम जानना चाहते हैं, और आपने ये मुझे मौका दिया। जो बहुत सारे आपके आने वाले गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट अपने समाज का, अपने देश के प्रोग्रेस के लिए किया है। मैं समझता हूं जो उसमें आपने हमें भी रखा है। वैसे हर एक का पिता एक हीरो होता है, अपने संतान के लिए संतान हीरो मानता है, लेकिन मैं कहां अपने आप को पाता हूं ये तो मेरी सच्चाई बताएगी। लेकिन हाँ, मैं अच्छा हूं और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं जो एक बेटा अपने जो पिता के जो प्रोफेशनल फील्ड को जानते हुए एक अवसर दिया है, जो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम आपकी भविष्य की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आशीर्वाद है जो आप अच्छे करें। जो आपने शुरू किया है, इससे आपके प्रोफेशन से आपके परिवार को देश की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, पूरे ब्रह्मांड की सेवा हो, ऐसा मैं कामना करता हूं। जो कुछ ऐसा दीजिए अपने कंट्रीब्यूशन से। हाँ विवेक, मैंने ये सोचा कि ये पॉडकास्ट का मेजर रीजन क्या होना चाहिए आने के लिए, और नंबर 1 मेजर रीजन मेरे दिमाग में आया है कि कुछ जैसे बहुत लोग, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज जान के मोटिवेट भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहीं किसी दोस्त के साथ गया, वो कोई पॉपुलर आदमी है नहीं या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी है नहीं, कोई रैंडम आदमी हो, बट फिर भी उसके जो उसने काम किया है, जो उसने झेला है अपनी जिंदगी में, वो सब आके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करे। हेंस द नेम, द वॉट पॉडकास्ट का नेम मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि जब हम कुछ चीज देखते हैं पॉडकास्ट पे और फिर हम देखते हैं कि अरे व्हाट इज दिस रियल, मतलब ऐसे होता है क्या, तो वो एक जो नाम है मेरे दिमाग में उस बेसिस पे आया। इसलिए
मैंने इस पॉडकास्ट का नाम व्हाट पॉडकास्ट रखा, एज एवरीबॉडी नोज, बट एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो सजेस्ट कि मैं आपके प्रोफेशनल करियर पे थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा आपको, और मैं तो थोड़ा थोड़ा जानता हूं, बट मुझे भी इस चीज में डीपली घुसना है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था उस समय। जैसे कि टाइटल में या फिर कहीं भी मेंशन हुआ होगा कि आपने एट द एज ऑफ 50 आपने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, वेरी सिक्योर जॉब छोड़ा, जहां पे आपको 6 लोगों का भरण पोषण करना था, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपके बच्चे लोग हायर स्टडीज के लिए जाने वाले थे, जहां पे पैसों की जरूरत होती है। तो उस एज में, उस थॉट प्रोसेस में आपका क्या दिमाग आया कि मैं एट द एज ऑफ 50 आई विल टेक अ रिस्क एंड आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, और ये कैसा आप हैंडल किए उस समय, ये थोड़ा बता दीजिए। विवेक, सही में आपने हमारे दिल की अंतर्भावना को छुआ है ये प्रश्न करके। जो आपने 50 साल के एज में ये निर्णय कैसे लिया? मैंने ये निर्णय अकेले नहीं लिया। जैसा कि आपने बताया, जो हम 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का लोकतांत्रिक व्यू रहा, अपने परिवार में भी हर एक के विचार से आगे बढ़ना। एक मंत्र हमारे पास था, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मेरे दिमाग में यह था, जो 6, यदि एक निर्णय, मत अनेक हो सकता है, लेकिन निर्णय एक हो जाए तो हम कर सकते हैं। हमें ऐसा एहसास हुआ, जो गवर्नमेंट जॉब में हम एक इंस्टीट्यूट का रीजनल हेड थे यहां पे, 2011-12 की बात है। ऐसा अपने आप से हमें चैलेंज लेना था। हमारे एरिया में यह कहा जाता है, जो आपको गवर्नमेंट नौकरी मिला तो बहुत बड़ा ये होता है, जो आपने बहुत बड़ा हासिल किया है। लेकिन जब आप शहर में आते हैं तो ये आप देखते हैं कि जो आप, ये गवर्नमेंट जॉब तो एक लिमिट है, उससे भी और दुनिया है। गवर्नमेंट जॉब तक सीमित रहना, ये जो है सो हमारे एरिया, हमारे जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूं, उसमें ये रहता है, गवर्नमेंट जॉब हो गया तो हो गया, जिंदगी यहीं तक है। पूरी जिंदगी इसी में आंकते हैं। ये मुझे एहसास हुआ 50 साल के एज में, जब मैंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 27 साल सेवा दे दिया था। मुझे याद है, जो नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी लेबर से भी मिलता, लक से भी मिलता, जैसे भी मिलता, लेकिन उसको शिद्दत से सेवा किया जाता है। हमने 27 साल शिद्दत से सेवा किया। उससे मुझे सीखने को मिला, हैदराबाद में, जिसको भाग्यनगर कहा जाता है, मैंने अपने परिवार में यह विचार रखा, जो मैं चाहता हूं, मैं अपना 27 साल का शिद्दत, मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूं। हम लोग गए LTC, अंडमान निकोबार में, घूमे नहीं, एक ही विचार हमने वहां पे रखा जहां घूमने गए थे। मीन्स कोई रॉकलैंड था, रॉस आइलैंड था। आपको, तुमको याद है, अच्छा लगा। रॉस आइलैंड में हम घूम नहीं रहे थे, 6 आदमी बैठे थे। मां बोली, जो तुमने 27 साल गवर्नमेंट का सेवा किया है और प्राइवेट में अपना शुरू करना चाहते हो तो साबित करो। वो एग्री हो गई। किरण, जो हमेशा एक सपना देखती है, जो अच्छा करे परिवार के लिए, उनका सपना, उन्होंने बोला हां हम साथ देंगे। डॉक्टर विवेक, जो अभी डॉक्टर वैभव आप विवेक सामने डॉक्टर, मैंने याद किया, जो वैभव करना, मेरा बड़ा भाई, जो MS अभी दरभंगा में कर रहे हैं DMCS से, उनका भी एक अपना ये है स्टोरी, उसी समय से शुरू हुआ है, जो एक संघर्ष कैसे शुरू होता है। हम सभी बैठे थे, सबने एग्री किया। पिताजी और विवेक खुद एग्री नहीं हो रहे थे,
ये मैं कितने साल का था तो? आप ये 9 इयर्स के थे, 10 साल। हाँ 9। तो भैया शायद 14-15 भैया 9th या 10th में होगा। हाँ यही थे कि जो उसी समय में ये था, जो 9-10 साल का आप थे, 14-15 साल का वो था, ऐसे ही था। तो उन्होंने बोला ठीक है डैडी आप ये अपना शुरू करना चाहते हैं। वैभव ने बोला जो आप शुरू करना चाहते हैं शुरू कीजिए। विवेक ने बोला डैडी गवर्नमेंट जॉब छोड़ेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे ना। अरे मैंने आपको और किरण ने इनको जो है सो ये किया, जो नहीं गरीब नहीं होंगे, मेहनत करेंगे, हम सभी मेहनत करेंगे। पिताजी का कहना था कि जो 50 साल हो गया है, 10 साल और रह जाओ तो 60 साल हो जाएगा, तो रिटायरमेंट के बाद करना। मैंने बोला रिटायरमेंट के बाद करना उतना हिम्मत नहीं होगा, मुझे तो 40 साल में शुरू करना था, लेकिन 40 साल में ऐसा एहसास नहीं हुआ, 50 साल में ही हुआ जो मुझे अभी शुरू करना चाहिए, जो मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहता हूं अपने प्रोफेशन में। आखिरी सांस तक अपने पैकेजिंग प्रोफेशन को सेवा देना चाहता हूं और इसके लिए हमें अपना एक ठिया चाहिए। उस ठिये के लिए हमने पैकेजिंग क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने डेवलप किया सबके साथ। पिताजी बोले जहां ठीक है, यदि तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो तुम शुरू करो। आ करके हमने फर्स्ट वही किया, रिजाइन दिया। रिजाइन हमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैं एक अच्छे ऑफिसर था, एक अच्छा मैं सर्विस देता था। जो हमारे इंचार्ज थे उन्होंने बहुत हेल्ड अप करके रखा, जो क्यों छोड़ना चाहते हो। मैंने बोला जब मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूं, जो मैंने 27 साल सेवा दे दिया है, डिफेंस सर्विस में 20 साल सेवा देने के बाद रिटायर कर लेते हैं, गवर्नमेंट का ही है, हमने 27 साल दिया है, हम शुरू करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप के चैलेंज को साबित करना था जो हम कर सकते हैं, क्योंकि आदमी अपने आप से संघर्ष करता है। और आप दोनों को, वैभव और विवेक को, मैं एक मैसेज देना चाहता था कि जो आप ग्रोइंग चाइल्ड है, आपका पिता संघर्ष कर रहा है और आपके पिता संघर्ष में यह साबित करना चाहता है कि जो परिवार का लोकतांत्रिक कायम हो, जो अपने आप का एक विचारों में अनेकता हो लेकिन निर्णय एक हो जाए, तो उसमें डिटरमाइन होना चाहिए। उसी टाइम में हमने एग्जांपल दिया था, शायद उसी टाइम में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में बहुत सारे झंझट हो रहे थे। हमने बोला देखो इतना बड़ा रुपया वाले हैं लेकिन वहां पे कुमत आ गया है, डिफरेंस ओपिनियन हो गया, तो मनी किस काम का। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा ही मनी है, संतुष्टि होगा तो हम ये करेंगे। तो हमने ये निर्णय लिया। ये निर्णय मेरा व्यक्तिगत नहीं था, सामूहिक निर्णय था, लेकिन हाँ अंदर के चैलेंज था, जो चैलेंज को मुझे हैदराबाद में करना है, जहां पे मेरा अपना गांव नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, भाषा नहीं है, उतना पूंजी नहीं है। तो उसमें हमने आपको एस्टैब्लिश करना है। संघर्ष तो बहुत झेला है और ऐसा संघर्ष जो बहुत कम आदमी को मालूम होता है कि जो कैसे सरवाइव किया जाए जब आपको एस्टैब्लिश करते हैं। इस पे मेरा क्वेश्चन आएगा आगे। बट टू द व्यूअर्स हु डजंट नो पैकेजिंग प्रोफेशन, एक छोटे से आप उसमें बता सकते हैं कि व्हाट इज पैकेजिंग। लोग अगर पूछेंगे आप मैंने पैकेजिंग फील्ड से किया है, तो बहुत लोग को आइडिया नहीं रहता है कि पैकेजिंग बहुत नीश फील्ड है और बहुत ही वास्ट फील्ड है। बहुत लोग को आइडिया नहीं रहता है कि 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज पैकेजिंग इंडस्ट्री। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट की व्हाट इज पैकेजिंग टू द व्यूअर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द काइंड अटेंशन ऑफ योर क्वेश्चन हियर दैट दिस प्रोफेशन इज वेरी यूनिक प्रोफेशन। पैकेजिंग प्रोफेशन एक यूनिक प्रोफेशन है जो हर प्रोडक्ट को सुरक्षा देना है, जिसके लिए अपने हिंदुस्तान में फर्स्ट पैकेजिंग प्रोफेशनल 1985 में शुरू हुआ, जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो मैं फर्स्ट बैच से बिलोंग करता हूं। और ये ऐसा है जो हर प्रोडक्ट जो पैकेजिंग लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, वही मार्केट में फर्स्ट प्रेजेंटेशन बनता है। तो ये पैकेजिंग प्रोफेशन बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, ये सारे स्किल को इकट्ठा करके ये एस्टैब्लिश होते हैं, तब जाकर के एक प्रोफेशन बनता है पैकेजिंग प्रोफेशन। पैकेजिंग प्रोफेशन में इंडिया में, जहां से मैं स्टूडेंट भी हूं और एम्प्लॉय भी रहा हूं, 1966 में आईआईपी का एस्टैब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। 1985 में पीजी कोर्स का इंट्रोड्यूस हुआ, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। उसके बाद मुझे जॉब भी मिल गई
और जॉब मिलने के बाद मैंने आईआईपी दिल्ली, आईआईपी कलकत्ता, आईआईपी हैदराबाद सेंटर को एस्टैब्लिश किया और वहां पे पीजी कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि जो अपने हिंदुस्तान में 130-140 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए ये प्रोफेशन को जो है इनहेंस किया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हुआ जाए। इसीलिए हमारे यहाँ पीजी कोर्स से भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग होते हैं। 7th बैच रनिंग हो रहे हैं, 8th बैच अभी जून से शुरू होगा। तो और अभी एमटेक पैकेजिंग भी जिसका मैं फाउंडर एडवाइजर हूं, एक्स विजिटिंग प्रोफेसर हूं, आईआईटी रुड़की ने 2014 में शुरू किया, जो गेट के थ्रू एडमिशन होता है। यदि कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको अच्छे से अच्छे जॉब मिलेगा और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपको मीन्स सेलुलोज के बारे में, जैसे लोग बीटेक सेलुलोज टेक्नोलॉजी करते हैं, पेपर टेक्नोलॉजी जो आप जानते हैं, प्लास्टिक का पढ़ाई होता है, मेटल का, ग्लास का, जूट का, वुड का, जो दवाई के लिए भी पैकेजिंग चाहिए, फूड के लिए भी चाहिए, तो जिंदगी के हर चीज के लिए पैकेजिंग चाहिए। तो इट्स वेरी नेसेसरी। यस, तो ये एक प्रोफेशन, एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर एक के साथ लगा हुआ है। हर प्रोफेशन के साथ एक अलाइड सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो पैकेजिंग प्रोफेशन यदि ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं तो प्रोफेशनल बनते होते हैं तो उस क्षेत्र का और उस देश का विकास भी अच्छा होगा। अभी हम इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, जो इन्वायरमेंट का जो पॉल्यूशन थ्रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, सस्टेनेबल पैकेजिंग कैसे किया जाए, इस पे हमारी सारी जानकारी होती है। और आपको आपको बता दें 2011-12 में इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पैकेजिंग डे शुरू किया मार्च 24 को। मार्च 24 इसलिए इंपॉर्टेंट डे है जो पैकेजिंग 24 घंटा काम करते रहते हैं। आप सो जाएं, आप उठें, लेकिन कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग हमेशा काम, मार्चिंग 24 आवर्स। सो पैकेजिंग मार्चिंग 24 आवर्स, so March 24 is the World Packaging Day. I appeal through this forum that आप बीटेक है, किसी भी प्रोफेशन से है, बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, जो भी है, आप पीसीआर है हमारे इंस्टीट्यूट, चाहे आप आईआईपी जा सकते जो हमारा मंदिर है, आईआईटी जा सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार से। जो पैकेजिंग प्रोफेशन को अपनाइए और अपनाने के बाद जो सैलरी भी अच्छा मिलता है, और मैं ऐसा कहता हूं जो अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है। ऑब्वियसली व्यूअर्स को पता चल ही गया होगा। सो मैं कमिंग ऑन योर स्टार्टिंग योर ओन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस, तो उसमें हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सही बात है। अप्स तो देखे हैं, डाउन्स भी बहुत देखे हैं। तो मैं आपसे एक ऐसा इंसिडेंट या फिर एक ऐसा स्टोरी जानना चाहता हूं जिसमें जो स्ट्रगल वाला पार्ट है आपने बहुत देखा, और कैसे उस चीज को आपने हैंडल किया, या फिर कैसे वो चीज हुआ, वो सही हुआ, और कैसा वो चीज में फीलिंग था। बिकॉज वही आपने जॉब छोड़ा, खुद का स्टार्ट किया, और खुद का स्टार्ट करने के बाद जो रिस्क आते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, शेयर? Well, there are many events, incidents. When you start anything, you will be having series of problems. Only one, you have the confidence. You should fill up your confidence every day. 100 kg का confidence लेकर के चलना पड़ता है जब आप शुरू करते हो। अंदर में बहुत सोच रहते हैं, लेकिन उसका सोच रियलिटी को प्रैक्टिकल करने में बहुत समय लगते हैं। आपको बता दूं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है पीसीआरआई पैकेजिंग क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेबसाइट बहुत सिंपल है pcri.in। आप उसमें विजिट करेंगे तो हमारा 4 वर्टिकल से हम सर्वाइव करते हैं। हमारे पास लेबोरेटरी है, लैब है, जहां पे कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हम पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी को देखते हैं। दूसरा वर्टिकल है ट्रेनिंग का, जिसमें हम 3 दिन का ट्रेनिंग देते, 3 महीने के देते, 1 साल का देते। 1 साल का ट्रेनिंग हमारा बड़ा लोकप्रिय है, जो ऑनलाइन है।
डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन है, और अच्छा है, ये है जो बहुत अच्छा सक्सेस कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल को टाइम नहीं मिलता है। तीसरा प्रोफेशन है वर्टिकल्स है जो कंसल्टेंसी का, एंड चौथा है जो ऑडिट का, जो हमने शुरू किया, जैसे अकाउंट ऑडिट हो सकता है, पैकेजिंग ऑडिट भी हो, जिससे आपका इफेक्टिव इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस हो और अच्छे ऑप्टिमम पैकेजिंग की बात कर सके। अब आपने पूछा जो कोई ऐसा इंसिडेंट, मैं बताना चाहूंगा, जो एक इंसिडेंट ये था, जो हमारे कम्युनिटी में, देश में बहुत कम्युनिटीज हैं, एक कम्युनिटी का हमारा फ्रेंड है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मारवाड़ी फ्रेंड। उन्होंने मुझे बोला कि करना जी, आपने जो शुरू किया है अच्छा किया है, लेट किया है कोई बात नहीं, यदि 999 दिन आप रुक गए उस व्यापार में तो 1000वां दिन आपका है। विवेक मेरे लिए मंत्र हो गया। 999 दिन में जो भी संघर्ष होगा बहुत ज्यादा होगा, 1000वां दिन आपने टिक गया तो 1000वां दिन का उतना बड़ा संघर्ष नहीं होगा, मतलब का जो इनिशियल संघर्ष होगा ही। जब हम अपने लैब में इक्विपमेंट लगा के बैठे, लोगों को बोल रहे थे, जब हम जांच करते हैं, सैंपल नहीं आते थे, इनकम नहीं हो रहा था, बैंक में रुपये नहीं थे, लोन वाले का ईएमआई, हम लोगों के ऐसा जिंदगी ईएमआई पे ही बीतता है। अरस्तु कहा था, जो किसान कर्ज में जन्म लेता, कर्ज में पलता, कर्ज में मर जाता। मैं अभी समझता हूं अभी के वर्तमान में ईएमआई में जन्म लेता, ईएमआई में पलता और ईएमआई में भी चला जाता। ये ईएमआई एक बहुत बड़ा ये है जो आदमी को अच्छा भी देता है और थोड़ा सा प्रेशर भी देता है। तो मेरे पास में सैंपल नहीं आते थे और मैं कंपनी टू कंपनी जाता था, जो मेरे पास सैंपल भेजिए, तो मेरे बोलते थे, साहब गवर्नमेंट से आपको हमारे को जांच सर्टिफिकेट आता, तो आपसे आपके यहां से हम क्यों लेंगे। मैंने कहा, साहब ब्लड का जांच कहां करवाते हो, ब्लड का जांच प्राइवेट से कराते हो, मेरे यहां पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, जूट, क्लॉथ का जो जांच कराओगे तो प्राइवेट, उसमें गवर्नमेंट जाते हो। अब ब्लड का जांच खुद का जांच कराते हो तो प्राइवेट से करते हो, ये दोहरी नीति क्यों। मैंने बोला, मेरा रिपोर्ट ऑथेंटिक है, इंडियन स्टैंडर्ड, एएसटीएम स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, और प्लस हम आपको फोटोग्राफ भी देंगे, आपका सैंपल जैसे टेस्ट कर रहा है फोटोग्राफ देंगे। उसके बाद लोगों को जो कॉन्फिडेंस जागा, इसलिए मेरा ये बहुत बड़ा इंसिडेंट रहा है, जो 3 महीना लगातार सैंपल नहीं आने के बाद कैसे हो, इससे उबरने के लिए हमने ये लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, और कॉन्फिडेंस देने से सैंपल आना शुरू हुआ, तो उसके बाद से हमने सर्वाइव किया। तो सर्वाइवल ये था, जो आप गवर्नमेंट से भी सर्टिफिकेट लीजिए, प्राइवेट से भी लीजिए, लेकिन ऑथेंटिफिकेशन देखिए, इन्फ्रेंस देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पीसीआरआई में एक बहुत बड़ा ये था शुरुआती के दौर में, जो आपका प्राइवेट सर्टिफिकेट उतना वैल्यू नहीं होगा। नहीं, प्राइवेट सर्टिफिकेट का भी वैल्यू होता है और हो रहा है, जब आप उसको नियम कानून से करते हैं, उसका प्रोसेस से करते हैं, उसका एसओपी से करते हैं, और उसका आप पूरा डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। तो इसलिए जो इंडस्ट्री, कई सारी इंडस्ट्री, आज हमने 10 साल हो गए हैं, 10 साल में हमने 1100 कंपनी को हिंदुस्तान और विदेशों में भी सर्विस दिया है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने मुझे एक स्टोरी बोला था, वो एक मंदिर वाला स्टोरी, जिसमें चंडीगढ़ और मंदिर वाला स्टोरी एक था। मतलब चंडीगढ़ से आपको एक बिजनेस आया था, बट मंदिर में आप बैठे थे, वो मम्मी और आप, वो वाला एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है। और मैं इस स्टोरी से ये बताना, मतलब मेरे को इतना इंस्पायर किया स्टोरी, क्योंकि आप अपना कर्म तो करते हैं, बट आप अगर धर्म भी करेंगे ना तो कर्म पे भी इफेक्ट आएगा। तो आप ये स्टोरी आप शेयर कीजिए, क्योंकि दिस स्टोरी इज वेरी मतलब इंस्पायरिंग और होप देता है कि नहीं, कुछ ना कुछ सही होगा ही जिंदगी में। वेल विवेक, ये चंडीगढ़ नहीं है, ये है रायपुर, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का है। 2013-14 की बात है। हमारे पास में
अभी क्या बोलूं, हमारे पास में रुपया पूरे मिस बैंक का 500 से भी कम था। दुर्गा पूजा के समय थे और हमने यूरोपियन यूनियन एक गिज ऑर्गेनाइजेशन है, तब आप पीसीआर स्टार्ट ही किया? हाँ, स्टार्ट ही किए थे। और हमने यूरोपियन कंसल्टेंट, यूरोपियन यूनियन का एक छत्तीसगढ़ हर्बल का ये था, प्रोजेक्ट था, उसमें हमने अपने बायोडाटा और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन दिया था। ये दिमाग में था। और दुर्गा पूजा चल रहे थे। मेरी वाइफ किरण करना, उनका सारा प्रोग्राम होता है कि जो धर्म के साथ रहिए, कर्म कीजिए। हम दोनों आदमी आ रहे थे। उनका ये हुआ, जो हैदराबाद यदि आते हैं तो ग्राम देवी मंदिर जरूर आइए, देखिए, वहां पे बड़ा शक्तिशाली है। तो वहां पे हम गए। हमारे पास में इनफैक्ट बहुत कम रुपये थे, इतना रुपया नहीं था कि जो हम उस चीज को करें। हम लोग वहां पे गए और वहां का ये है कि जो आप प्रसाद ले जाइए, प्रसाद लेकर के कुछ दान पत्रिका में भी डालिए, कुछ साड़ी भी दीजिए। उनका डिवोशन था और मेरा अंदर का कैलकुलेशन चल रहा था कि जो है सो कैलकुलेशन मैं कर रहा था, जो ये इतने लिमिट से ज्यादा ना जाए। वो साड़ी, वो जो, हाँ, सारी प्रसादी लेने में मेरे पास रहता नहीं पैसा, ऐसा स्थिति इस दौर था। और मंदिर के पास में थे, मंदिर में थे, और उनका ये बता रहा था जो उन्हें लेना है। तो हमें प्रसादी भी लेना था। तो हम ये उलझन में थे और मैया को बोल रहे थे, जो मैया, हम पूजा करने आए हैं तो समर्पण करने हैं, धर्म में समर्पण हो तो सफलता मिलता है। तो समर्पण के लिए हम वहां पे थे और वहां पे पूरा शिद्दत से पूजा किया। पूजा करने के बाद वहां पे एक मिले, जो मैं सोच रहा था कि ज्यादा प्रसादी घर पे भी ले जाऊं, लेकिन प्रसादी कम ही मिला था। तो एक वहां पे जो पुजारी भी थे, इतना सारा प्रसादी दे दिया हमें। और प्रसादी देख करके आया और अंदर से मुझे एक दिमाग में आया, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये गाना जो था ना, तो मैंने भगवान भगवती को बोला, तुमको दान पत्रिका में इतना दे रहा हूं मैं, मुझे तुम ज्यादा देना, मैं थोड़ा सा ये लोग मैं आपसे मांग रहा हूं, आप भगवान से मांगिए, भगवान देते हैं। ये मुझे तो ये लगा। मैंने जब दान पत्रिका में दे दिया, उसके बाद से हमारे पास में नहीं के बराबर था, लेकिन मैंने बोला जितना दिया है उससे ज्यादा मुझे जरूर देना। और गाना भी उस समय में ये दिमाग में आ गया, जो गरीबों को सुनो, जो तुम्हारी सो तुम्हारा सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा। ऊपर वाला सुना। जो ही हम बाहर निकले, मंदिर से बाहर निकले, मम्मी और आप, जो ये दोनों आदमी बाहर से निकले, फोन आता है, जो आपका जो रिज्यूमे है, प्रपोजल है, एक्सेप्ट किया गया है और आप 2 दिन के अंदर में रायपुर पहुंचिए। वो प्रोजेक्ट हमारे को 6 लाख रुपए का था और 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमें एक ब्रीदिंग के लिए दिया, जो हाथ खाली था, लेकिन हमने माने ये आस्था और भी डेवलप हो गया। जो हमने तो उनको दिया कुछ रुपए, उन्होंने मुझे लाखों में दे दिया। ऐसा घटना है मेरे साथ। हाँ, तो मैं ये स्टोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे अंदर कंपेयर टू अदर पीपल, मेरे अंदर बचपन से उतनी श्रद्धा वाली भावना रहती नहीं थी। सच टू बी ऑनेस्ट, आपको ही पता है वो सब चीज। मैं भगवान में मानता था, यस, बट मेरे में ये था कि नहीं, आप करोगे तो ही होता है, ये सब होता है, भगवान से मांगने से क्या होगा, ये सब। लेकिन आपने जब ये स्टोरी बोला, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर आप कर्म कर रहे हैं और आप उसमें धर्म भी जोड़ देंगे तो सक्सेस 110% आएगा, क्योंकि आप वो समर्पण वाली भावना ला रहे हैं कि मैं अपना मेहनत कर रहा हूं, बट मेरा मेहनत आपके उसमें है, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरा साथ दीजिए। तो मैं उसी वक्त से जब मैंने ये चीज सुना, मैंने अपने लाइफ में ये परिवर्तन लाया कि धीरे धीरे धर्म पे भी वो होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक समर्पण वाली भावना नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक और चीज में ये है कि आपने
जब हम पढ़ रहे थे तो आपने भी एक ठिया मतलब एक स्टैंड लिया कि मेरे को एमबीए करना है। और मैं ये देखता था कि आप तब कितने साल के थे, मतलब आपका एज क्या था? 40 प्लस ही कुछ था। और हम लोग बहुत छोटे थे, भैया छोटा था, तो हम ये देखते थे कि मतलब हम पढ़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे डैड भी पढ़ रहे हैं तो हमको ये लगता था वाओ कितना सरियल मोमेंट है ये। अब बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता था ना कि यूजुअली क्या होता है कि फादर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बट इस केस पे क्या था, आप पढ़ा भी रहे थे और खुद भी पढ़ रहे थे। तो ये मोटिवेशन हमेशा आपने हमको दिया है कि कभी भी आप रुकना नहीं चाहिए। मैं जेन्युइनली बोलता हूं, मैं इनसे ये चीज सीखा हूं टू बी ऑनेस्ट, कि एट दिस एज 60 और 61 नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, इस एज में भी आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये कैसे करते हैं, मेरा ये रिकॉर्ड कर दे, मुझे भी रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो करना है, सब मतलब वो मैं देखना चाहता हूँ कि एट दिस एज यू स्टिल वांट टू लर्न थिंग्स। आप खुद बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे लर्न करता हूं, बट आप स्टिल यू आर लाइक मुझे सीखना है, मुझे करना है, और आप करते रहते हैं, चाहे आपका कभी कभी पैर साथ नहीं रहे, क्योंकि एज के कारण हो जाता है ये सब चीजें। तो आई वॉन्ट टू से कि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाई यू एंड आई वॉन्ट टू बी जस्ट लाइक यू। सब बेटे यही बोलते हैं कि अपने फादर जैसे बनना चाहते हैं। बट यस, अभी तो बहुत सारे स्टोरीज हैं और कुछ स्टोरीज हम अभी डिस्कस और करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हर फादर का एक ड्रीम होता है, जो उसका बच्चा उससे बहुत ऊपर जाए और उसके नामों से फादर का अपना आइडेंटिटी हो। ये हम चाहते हैं और ये इसका प्रोसेस है। ये प्रोसेस में इसीलिए हम सैचुरेटेड नहीं हो रहे हैं। स्ट्रगल शुड बी द सोर्स ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। लोग कहते हैं लक है, मेरे से बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन मैं उतना ब्रिलियंट नहीं हूं, लेकिन मैं स्लो लर्नर हूं। मैंने स्टॉप नहीं किया है। हमने एमबीए किया, हमने एमएससी एनवायरनमेंट भी किया, हमने पीएचडी भी किया, लेकिन ये फुल स्टॉप नहीं है। ये लाइफ चलता रहेगा। जब तक बॉडी साथ देगा, दिमाग साथ देगा, तब तक हम करते रहेंगे। हमारे लिए कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। हाँ, हमने 3 चीज पे ध्यान दिया, जो हम अपने आप में एक छोटी सी इकोनॉमी में स्टेबल हो। मैं सक्षम हूं, जैसे फ्लाइट में कहता है, जो आप सुरक्षित हैं तो आप दूसरों को मन सहायता कीजिए। पहले मैं स्टेबल हूं, सक्षम हूं, मेरा परिवार सक्षम हो, मेरा जाति कम्युनिटी सक्षम हो, मेरा एरिया सक्षम हो, मेरा देश सक्षम हो। यही तो जिंदगी का ऐसे स्टेप, अपना स्टेप्स हैं। तो मैं ये स्टेप में जब मैं था, जब मैं सक्षम हूं, मेरा परिवार सक्षम की ओर में, इसलिए मैंने 40 साल के एज में एमबीए शुरू किया। उसके बाद एमएससी एनवायरनमेंट किया, उसके बाद पीएचडी किया। ये सब चीज करते हैं। कहने के लिए मैं ट्रिपल मास्टर डिग्री होल्डर हूं, एक पीएचडी होल्डर हूं, और अभी भी मेरा अध्ययन चलता है। अभी मेरा अध्ययन चल रहा है जो मैं अपने प्रोफेशन में किताब लिखूं, और किताब लिखने का जो है सो मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो अपने बच्चे के साथ, हमेशा यंग जनरेशन के साथ, उनके साथ जुड़े रहिए। आज आपका एक चीज देखेंगे, मैं आईटी सेक्टर का नहीं हूं। मैं जब शुरू किया था तो मैं अपना वेबसाइट किसी और को दिया था। अब मैं वेबसाइट खुद मैनेज करता हूं। मैं पैकेजिंग प्रोफेशनल, जो पैकेजिंग क्लब है, फेसबुक पे 74,000 मेंबर है, लिंक्डइन में 23,000 मेंबर है, खुद हैंडल करता हूं, डेली लगा रहता हूं। तो जो रेस लगा हुआ है, उस रेस पे हम जाना चाहते हैं, बहुत चीज सीखना है।
सीखने के लिए हमें एक ही चीज है कि जो, हे भगवान मुझे इंथुजियाज्म हमेशा देना, जिज्ञासा हमेशा देना, जो लर्निंग जो है सो ये चीज माने लर्निंग का भूख है वो कभी जो है सो ये नहीं होने देना। इसलिए इसके पीछे ये रीजन है, यदि मैं सीख रहा हूं तो आप लोग भी सीखेंगे और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए आपने ये मुझे शुरू कर रहे हैं, मैं जानता हूं आपका चैनल अच्छा किया है। आप बीटेक के समय में जो वीआईटी का जो वहां पे एक स्टूडेंट को आने से क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, क्या स्ट्रगल करने पड़ते हैं, कैसे आपने बहुत अच्छा रास्ता दिखलाया, आप लोगों का टीम ने ये किया है। आप ये नई सीरीज शुरू कर दिए हैं, मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जो आपने वाट के स्पेलिंग में 3 टी लगाए हैं, एक टी से वाट, वाट से 3 टी मतलब क्या है, आप ये चीज लेके चलिए। जो ये 3 टी का अपने आप में मीनिंग है। आप जब भी टेस्टिंग ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप उसको जो है सो कैसे अपने आप को जो है सो आगे बढ़ेंगे। आपका ये वाट का मतलब यही है, जो आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को ट्रेंड कीजिए, अपने आप को टेस्टिंग करते रहिए, तभी आप अपने आप पे जज हैं। आपको अपने आप से घमंड नहीं होना चाहिए, भगवान को मानिए, जो आप समर्पण कीजिए। इसलिए आप जब अपने माथा सर को झुकाते हैं, जो है भगवान, मांगना सीखिए, भगवान से मांगिए। जब आप मांगते हैं तो आपको समर्पण की भावना आती है, ये कीजिए, ये करना चाहिए। इसलिए हम नियमित रूप से, हे भगवान जहां भी हो, क्योंकि मुझे न पीछे का मालूम, न आगे कहां जाना है, कुछ भी नहीं मालूम। यही जिंदगी में जब तक सांस है तब तक समझ रहे हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं, आपको नहीं जानता, आपका निराकार ब्रह्म है आप। उसी ब्रह्म में जब हमारे पास में थोड़ा सा भी भावना आती है कि जो हमें जो है सो जिंदगी को यापन के लिए हमें कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है कि जो मैं देश का ये करूं वो करूं, छोटा सा, छोटी सी खुशियां है, छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी जीवन है, इसी छोटा सा परिवार है, इसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस रहूं, उसी में अपना झूमूं नाचूं। सांस का कब अंत होगा नहीं मालूम होता है, लेकिन जितना सांस ले रहा हूं इतना तो जानता हूं, अगला सांस लेने के लिए सांस छोड़ना पड़ेगा। तो जो कुछ गेन करने के लिए तो कुछ छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं। ये वही मैं यही सब थिंकिंग्स इसलिए मैं चाहता था कि आप आए इस पॉडकास्ट पर, थोड़ा इंसाइट डालें इस सब चीज़ों पे, क्योंकि ये सब चलिए बहुत लोगों को शायद पता हो, बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो। तो अगर बहुत लोगों को अगर नहीं भी पता है, अगर वो चीज़ ये जान ले तो फिर मेरा काम हो गया। यही चाहिए मेरे को और कुछ नहीं। अब थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया आपसे, आपके लिए। ये है कि आपने अपना सोशल वर्क और आपने अपना प्रोफेशन साइमल्टेनियसली चलाया। इसमें इस साइमल्टेनियसली चलाने में आपने प्रोफेशन की आपकी बात हो गई कि आपने कैसे सक्सेस गेन किया प्रोफेशन में, एट स्टार्टिंग फ्रॉम उस जमाने में आपको पता भी आइडिया भी नहीं था क्या प्रोफेशन है, उसके बाद एक्सेलिंग इन दिस प्रोफेशन एंड यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पैकेजिंग प्रोफेशनल इन द वर्ल्ड एक्चुअली। तो मैं अब समाज सेवा पे थोड़ा आता हूँ। समाज सेवा में आपने हमेशा से अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया, जैसे आपने KKM कर्णकास महासभा को एस्टैब्लिश किया, आपने मिथिला मंथन चलाया, आपने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। आपका हमेशा से ये रहा है कि समाज में कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे समाज में बैकवर्ड ना जाए, कभी समाज में हमेशा वो वाली थिंकिंग रहे, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रहे। सो आप प्रोफेशन और समाज सेवा या फिर सोशल वर्क को आप कैसे साथ लेके चले, और क्या आप सोचते हैं कि आजकल का यूथ को समाज सेवा और प्रोफेशन साथ में लेके चलना चाहिए, या फिर उसको प्रोफेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या समाज सेवा पे ध्यान देना चाहिए? तो ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन। बड़ा रियलिस्टिक है। जो एक व्यक्ति है, एक परिवार है, तो उसके साथ उसका समाज है, और समाज है तो उसका नियम कायदे हैं।
उस समाज का गतिविधि है और हर एक परिवार में संस्कार है, क्योंकि हम हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक देश है, वैदिक देश है, जहां पे वेद की शिक्षा होती है। हिंदुस्तान ये देता है जो आप चांद पे भी जाइए लेकिन आपका एक लेग धरती पे भी होना चाहिए, तब संतुलन करेंगे। आप देखिएगा जिंदगी एक ड्रामा है, एक मंच है, एक लोग मिस कैरेक्टर में करता है, रोल करके निकल जाता है, जो कई सारे विद्वानों ने लिखा हुआ है। लेकिन आप गौर कीजिए, यदि कोई डांस करता है तो दोनों पांव उठा के डांस नहीं करता है, एक पांव उसका धरती पे होना जरूरी है। इसका मतलब यह है जो यंग जनरेशन, चाहे कोई भी जनरेशन हो, अपने रूट को मत भूलो। मेरा रूट कहां है, आइडेंटिटी रहना चाहिए। जैसे पतंग उड़ाते हैं तो उसका हाथ में यस, रूट मेरा कहां पे है। सीड कुछ भी हो जाए लेकिन रूट को नहीं भूलना है। आप देख लीजिए, हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो क्षेत्र हमारा मिथिला है। बिहार में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में एक क्षेत्र मिथिला है, जैसे मगध है, उसका अपना इतिहास है, भोजपुर का इतिहास है, मिथिला की भी अपनी इतिहास है, मिथिला से हम बिलोंग करते हैं। हमारा यंग जनरेशन मिथिला को न भूले, हमारा मैथोलॉजी उसके साथ इन्वॉल्व है। हम अपने प्रोफेशन में अच्छा कर लिया लेकिन अपने रूट को भूल गए, तो ये बैलेंस नहीं हुआ। ये एक सामाजिक संतुलन जरूरी होता है। जैसे हमने जब सोचा कि जो हम अब थोड़ा सा सक्षम हो गए हैं, हमारा बच्चा सक्षम हो गया है, तो हमारा जाति कायस्थ है, कायस्थ में भी कर्ण कायस्थ है, सारे बिखरे हुए थे और सारे बिखरने वाले को एक जगह मिस कर दिया, उसका नाम कर्ण कायस्थ महासभा राष्ट्रीय पंजीकृत संस्था हो गया। मेरा जिम्मेदारी ओवर, क्योंकि आइडेंटिटी है। देश जब क्राइसिस में था, कोरोना में था, तो हमारा समाज ने लाखों 1 लाख रुपया उनको कंट्रीब्यूट किया। ये एक, जैसे हमारा मिथिला जहां पे सीता जी का जन्म स्थान है, मिथिला 2 भाग में बट गया सुगोली संधि के बाद, लेकिन हमारा मिथिला का आइडेंटिटी होना चाहिए। इसीलिए हम ये महसूस करते हैं जो हम अपने प्रोफेशन के साथ अपने परिवार, जाति और समुदाय, अपना क्षेत्र, सबका आइडेंटिटी हो। यंग जनरेशन कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी वो रहे विदेशों में भी, रूट हमेशा जहां भी रहता है। आज मैं इंस्पायर होता हूं ओबामा से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति अपना सरनेम नहीं हटाता है, लेकिन आजकल का यंग जनरेशन अपना सरनेम भी हटा लेता है, नाम ही चेंज कर लेता है, तब कहेगा मैं इंस्पायर हूं अमेरिका से। नहीं, आप माने भौतिक सुख लीजिए लेकिन एक अंदर की भी सुकून लेना चाहिए। ओरिजिन को नहीं भूलना चाहिए। आप कुछ भी करो लेकिन एक चीज तो रखो, ओरिजिन हमेशा रखो। मेरा ये आइडेंटिटी है, इसीलिए हमारा आइडेंटिटी कर्णा का है। मैं कर्ण कायस्थ हूं, मैं मिथिला का हूं, ये जहां भी रहूं, आप जहां भी रहिए, लेकिन ये मेरा आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी पे हम काम करते हैं। I will urge all the youngsters and या फिर जो भी समाज से थोड़ा वंचित हो गए या फिर दूसरे डायरेक्शन में चले गए, फिर सोचते हैं कि छोड़ो यार, कर लेंगे कभी समाज सेवा, पहले खुद तो देखें बाद में समाज सेवा करें। ऐसा नहीं है, आपका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी बहुत नेसेसरी होता है। अब अगर किसी इवेंट में भी ना जाए, आप उसमें अगर कुछ भी 5 रुपए डोनेट करें, 10 रुपए डोनेट करें, या फिर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस इज ए गुड असिस्टेंस। मैं तो इसलिए बस उसी को समाज सेवा लेके आप चलिए, ऐसा कुछ बड़ा करने का जरूरत है। मैं आपको इन एडिशन टू दिस आपको बोलता हूँ, हाँ, मैं रोटेरियन हूँ। हाँ, मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवा करता हूँ।
समाज सेवा में अभी हमने एक मैं गांव में गए थे 142 रोटरी क्लब के द्वारा, जो वाटर को लेकर के घरे में दूर से जाते हैं, माथा में लोड, बच्चे गोदी पे, बड़ा ये होता था। हमने अभी व्हील वाटर ऑन व्हील का दिया है उनको, व्हील चेयर की करते हैं, सक्षम प्रोजेक्ट हम उसमें करते हैं। छोटा छोटा चीज, हम बहुत पैसे वाले नहीं है, लेकिन उतना छोटा छोटा सा थोड़ी सी हैप्पीनेस लेते हैं। एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम काम करते हैं, इसमें लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, उसका नाम है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है वो मेरे लिए वो है इंडिया अगेंस्ट स्टार्विंग। यस यस। इसके पीछे आपको बताना चाहूंगा, जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देखिएगा, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है फूड का, एक साइड में सरप्लस है और एक साइड में भूखा है। यह संतुलन क्यों नहीं है? स्टार्विंग है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हम छोटे छोटे से स्तर पे, हम पूरा मास NGO भरा हुआ है, हम अपने लेवल में, और इसके लिए हमें न्यूज़पेपर में देना नहीं है, फेसबुक में वो एक रोटी दे करके 10 आदमी हाथ लगा रहा, वो नहीं करना है पब्लिसिटी। वो जो भी है इंडिया अगेंस्ट स्टार्विंग पे काम इसलिए करते हैं कि जहां पे सरप्लस 30 मिलियन टन सरप्लस होता है, उससे ऊपर होते हैं, अब फिर भी स्टार्विंग। ये तो हमारे को सोचना है, तो जहां पे सरप्लस फूड हो वहां पे आदमी भूखा क्यों रहेगा? हम छोटा छोटा चीज को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हमारे को एक ही स्टेप देना है। हम यदि 10 आदमी को कर देते हैं, कभी कभी, रेगुलर तो नहीं कर सकते, रेगुलर करते भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये होता है तो उसके लिए खड़े होते हैं, खड़ा होकर के आप अपने आप को ये चीज करते हैं। कई जगह लगा हुआ होता है, आप देखेंगे जो अन्नदानम, आप जब खाना बना के रखेंगे तो आपको 200-300 आदमी लाइन लग जाते हैं, बहुत कमी है इसको अपने ये तो कोविड में और हुआ था। हाँ, किए हैं, और इधर ही देखे थे वो, शायद लेजिस्लेटिव लॉ वाला एक बिल्डिंग है उधर। हाँ, काफी लाइन में लगे हुए थे लोग, काफी जगह पे करते हैं। हाँ, इसलिए सोशल लाइफ भी एक जरूरी है, आप उसमें रमे रहिए। हाँ, कमर्शियल वैल्यू नहीं, जितना भी आप अपने लेवल पे कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। आप खुद को जैसे साईं इतना दीजिए जामय कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी ना भूखा जाए, इतना तो जो भी है जो आपके पास में आ जाए तो वो चीज चलता रहे, वो उतना ही जिंदगी काफी है अपने लिए। जैसे कि हमने बात कर लिया आपके प्रोफेशन के बारे में, और फिर हमने बात कर लिया सोशल वर्क के बारे में, आपका थॉट प्रोसेस जान लिया, आपने क्या काम किया वो जान लिया। अभी तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम टच भी नहीं किए हैं बेसिकली, बट एक वीडियो में तो आई होप कि आप फिर से आए कभी दूसरे एपिसोड पे इस पॉडकास्ट पे, और फिर हम डिटेल्ड में कुछ और चीज पे हम डिस्कस करें, या फिर और भी अच्छे से डिस्कस करें। लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए कि टू द व्यूअर्स, as you have been involved in your profession for more than 35 years now, and simultaneously you have been there for the social work since the start, since your days in your village. What do you want to say to the young generation, or your generation also? What do you want to express? ये audience आपके सामने है, आप express कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने मेरे को लास्ट में, यस, आप जब कभी भी मुझे बुलाएंगे हर टॉपिक पे मैं गंभीर से बात करूंगा। आज आपने तो अचानक ये डैडी आप ये बातें करना है, तो मैंने जो भी दिमाग में था स्पॉन्टेनियसली जवाब दिया, जो हकीकत है। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देने के लिए थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगा, यही क्वेश्चन जब मैं लाइजनिंग ऑफिसर था अब्दुल कलाम जी का, जो मेरे एक देव स्वरूप हैं, मैं IIP में था और मुझे जिम्मेदारी दिया गया जो उनको देखभाल करने के लिए लाइजनिंग ऑफिसर चुनते हैं, जो उनका पूरा विजिट का शेड्यूल करने के लिए।
और उस विजिट शेड्यूल के लिए मैं उनका पूरा प्लान किया था। सारा चीज 4 घंटा उनके साथ ईश्वरीय स्वरूप पुरुष के साथ रहना अपने आप का जिंदगी का मेरा अनोखा क्षण रहा है। तो जब मैं आईआईपी मुंबई में कन्वोकेशन में उनको लाया था तो एक स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन पूछा था, जो हम यंग जनरेशन हमें क्या करना चाहिए। उनका जो आंसर है मैं उसको अल्टीमेट मानता हूं। कोट करना चाहेंगे जो आपको ये चीज जो मैंने सीखा और कैसे इंप्लीमेंट किया। उन्होंने बोला जो आप जिसमें भी हो, कुछ करना चाहते हो, आप यंग हो, आपके पास सपना है, आप अपने जीवन को अच्छा खड़ा होना चाहते देखना चाहते हो, तो फर्स्ट अंदर की भावना में कहो आई कैन डू। उन्होंने कहा आई कैन डू। आपके दोस्त कहेंगे वी कैन डू। इंटायर इंडिया कहेगा इंडिया कैन डू। यदि आप अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं तो आप उनसे मैंने क्या निकाला, आई कैन डू इट्स नॉट एन इजी। You need to have in-depth analysis of your strength and weaknesses. And on that basis, you will have to accelerate the ideas of opportunities, where it can be achieved and how and when. All these factors will come when it will come. Within you, there are the 2 factors coming. One area, the field of specialization. आप में क्या स्पेशलाइजेशन चीज है, और आप में दूसरा चीज आता है आप में फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट को साथ रखते हैं तब आप कहते हैं आई कैन डू, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करता है। ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करना ये दूसरों से देख करके नहीं होता है, आपको अपने आंखों में आंखें देखना पड़ता है। आप मिरर सामने में रखिए और आंखों में आंख देख करके पूछिए। जब मैंने एक छोटा सा, जब मैं हकलाने वाला आदमी था, हकलाता था, अभी भी कभी कभी हकला देता हूं, हकला बोल नहीं सकता था। आपके एज में मैं बोलता नहीं था। मैंने डिटर्मिनेशन बोला कि जब मेरे में ये स्पेशलाइजेशन, ये इंटरेस्ट, कैसे मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूं, तो एक डिटर्मिनेशन एस्टैब्लिश किया कि जो मुझे हकलाने को हटाना है, एक रिदम में लाना है, माइंड और जो स्पीकिंग का वोकल को एक लाना है। आपके अंदर में जो भी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिफाई योर हॉबी। आप यंग है, आप अपनी सपना ये नहीं देखिए अमिताभ बच्चन ने जो किया ये शाहरुख खान वो करे, नो। आपके अंदर के अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को, चाहे अब्दुल कलाम को निकालिए। हम नेशनल स्टार नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के स्टार तो बनिए पहले। और इसके लिए हम ये हमेशा सोचते हैं यंग जनरेशन, आपको भी यही मैं सुझाव देता हूं, आप में वो पोटेंशियल है। डॉक्टर वैभव कर्णा को भी ये पोटेंशियल है। दोनों, आज मैं अपने आप को ये समझता हूं कि जो मैंने अपनी जिम्मेदारी निकाला, 2 संतान थे, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, अपना करेगा, मेरा जिम्मेदारी ओवर। इसके लिए जो किरण कर्णा, जो इनकी मां है, वो हमेशा सतत 24 आवर्स में लगी रही है। यदि हमें कोई डेविएशंस हुआ है तो उन्होंने हमें करेक्ट किया है, और करेक्ट करके हमने ये मैसेज दिया है। तो ये सफलता जो भी है उनको साथ लेकर के वो चीज हम आगे मिसाए हैं। तो आपके व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूं, आप अपने स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप में सक्षम बनिए। जो भी है, कहा जाता है सक्सेस के लिए प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस ईमानदारी से चाहिए। आप अपना प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए, सक्सेस आपको मिलेगा। शॉर्टकट वे नहीं होता है, आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन आप खड़े तो होइए। अपने जो परिवार से जुड़िए, अपने समाज से जुड़िए, और देश के प्रति हमेशा ध्यान में रखिए जो हम देश के विकास के लिए किस रूप से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप
एक होता है राजनीतिक लीडर, एक होता है सामाजिक लीडर। दोनों लीडर नहीं है तो बनिए, नहीं है तो आप अपने प्रोफेशन के लीडर बनिए, और इससे देश का मजबूती में, विकास में आप अपना कंट्रीब्यूट करें, छोटा ही कंट्रीब्यूट, लेकिन अपने को कंट्रीब्यूट करना है। ये मैं ये देना चाहता हूं कि ये चीज के लिए अपना लेकर के आगे जाए। ठीक है, तो यही मेरा संदेश है आपके व्यूअर को, जो खुले आंख से सपना देखिए, अपनी अंदर की खामियां में डिटरमिन्ड होइए, जो उसको हटाइए और अच्छा चीज कीजिए, और अच्छा करेंगे। सक्षम होने के लिए आपको हमेशा से ध्यान देना पड़ेगा, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया को, वीकनेस को कन्वर्ट कीजिए अपॉर्चुनिटी में, और आपको सफलता मिलेगा। आप ये बड़ा सपना नहीं देखिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप का, सेकंड स्टेप का सपना देखिए। ओपन आप से उससे बड़ा बनने का, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छा करेंगे और आपका व्यूअर भी अच्छा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डैड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जो आप फर्स्ट एपिसोड पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली उतना टाइम तो नहीं था, तो बट जो भी आपने बोला, इट वाज रियली माइंड टचिंग एज वेल एज हार्ट टचिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। अब इतना फॉर्मल नहीं बनता हूँ क्योंकि थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।